हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने मैट्रिसेस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, जिसमें हमारा जो डिस्कशन था बेटा एडजॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, इनवर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है ना। आज हमारा जो डिस्कशन है बेटा मैट्रिसेस का, आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप के मेथड्स, जिसमें आपका पहला मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और सेकेंड मेथड होगा हमारे पास क्रैमर्स रूल। ठीक है ना। और लास्ट हमारा थर्ड जो मेथड होगा वो होगा गॉस जॉर्डन मेथड। बात समझ में आ गई। तो इन मेथड्स का हम डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बेटा। और इसके जो क्वेश्चन है बेटा वो जेई मेंस में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस में इसके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा। तो देखिए पहले मेथड की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है ना। तो देखिए मेथड फॉर सॉल्विंग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस मेथड में क्या होगा बेटा, देखिए अगर तीन इक्वेशन दे रखी है तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, तीन वेरिएबल्स होंगे, और अगर दो इक्वेशन दे रखी है तो उसके अंदर क्या होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे। बात समझ में आ गई। उन इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बाय गिवन मेथड्स। वो आपको जिस मेथड से बोलेगा सॉल्व करने के लिए वही मेथड आपको इसके अंदर यूज करना है। क्लियर है बेटा। तो देखिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इस मेथड में हम क्या करेंगे, देखिए इस मेथड के अंदर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज होगा। इस इस मेथड में हम क्या करेंगे, इनवर्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसने हमें कोई एक मैट्रिक्स दे दी है ना, और उस मैट्रिक्स का उसने क्या पूछ लिया, इनवर्स पूछ लिया, तो इनवर्स निकालने का प्रोसेस आपको पता ही है। अब इसमें मेथड में क्या दिया होगा बेटा, कई सारी इक्वेशन दे रखी होंगी, थ्री इक्वेशंस भी दे सकता है आपको, टू इक्वेशंस भी दे रखता है। अगर तीन इक्वेशन देगा तो तीन वेरिएबल होंगे, और टू इक्वेशन देगा तो टू वेरिएबल होंगे। ठीक है बेटा। तो अब देखिए इस मेथड को कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो देखिए इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैं आपको प्रीवियस क्लास में ही बता चुका हूं कि नॉन सिंगुलर का जो कॉन्सेप्ट होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, अगर किसी मैट्रिक्स में उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारी जो मैट्रिक्स है क्या वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा ए एक्स इक्वस टू बी, ये क्या है बेटा, ए एक्स इक्वस टू बी का फॉर्मेट है, ए एक्स इक्वस टू बी। तो इसमें ए एक्स इक्वस टू बी में हम क्या करेंगे, एक्स इक्वस टू ए इनवर्स बी। तो एक्स इक्वस टू ए इनवर्स बी जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन से। बात समझ में आ गई। ये जो हम ए इनवर्स एक्स और बी कहाँ से मिलेगा, हमें इक्वेशन से मिलेगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस थ्री जेड इक्वस टू फाइव। ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन उसने दे दी 4x प्लस टू वाई माइनस जेड इक्वस टू जीरो, माइनस एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड इक्वस टू फाइव बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। ठीक है ना। इसमें हम एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले तीन इक्वेशन ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन इक्वेशंस ले लेते हैं। पहली इक्वेशन हमने ले ली ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वस टू डी वन। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वस टू डी वन। एक्स वाई जेड यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये कोई वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। इसके बाद देखिए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल्स टू डी टू। ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल्स टू डी थ्री। ये तीन इक्वेशन है हमारी। अब इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, देखो ए एक्स इक्वल्स टू बी, ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो इसमें ए क्या है बेटा, ए हमें मिलेगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, थ्री क्रॉस थ्री। तो मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो देखिए इसमें ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी वन, ये पहली इक्वेशन से हमने क्या किया, फर्स्ट रो डिजाइन कर दी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन से हम सेकेंड रो को डिजाइन कर देंगे, ए टू बी टू सी टू, ए टू बी टू सी टू। ठीक है बेटा। इसी तरीके से ए थ्री बी थ्री सी थ्री।
ये तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर क्या है 3x3। 3x3 की एक मैट्रिक्स हमने बना ली यहाँ से, ये 3x3 इसका ऑर्डर होगा। उसके बाद देखिए x किसके बराबर होगा, x की जो वैल्यू होगी बेटा, x का मतलब होता है एक्स वाई जेड, ठीक है ना, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड देखो बेटा, इसका हम जो ऑर्डर लेंगे वो क्या लेंगे, 3 रो 1 कॉलम, ठीक है, 3 रोज और 1 कॉलम। और ये जो z होगा, सॉरी b, ये b किसके बराबर होगा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू क्या है बेटा, d1 d2 d3, d1 d2 d3, इसका ऑर्डर भी कितना होगा 3x1। क्लियर है। अब देखो ax इक्वल्स टू b हमारे पास हमने यहाँ से निकाल लिया, a हमने निकाल लिया किसी मैट्रिक्स को, और हमने x क्या ले लिया, उसके अननोन एक्स वाई जेड, और हमने d1 d2 d3 क्या ले लिए, कांस्टेंट, ठीक है, जो कि b है। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू a इनवर्स b, तो ये x जो है मेरा वो एज इट इज रहेगा बेटा, x क्या है, ये तो एज इट इज रहेगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पर जो b है ये भी d1 d2 d3 रहेगा। और अब हम a जो मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको एडजॉइंट मेथड बताया था बेटा, एडजॉइंट मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, और इसका जो इनवर्स निकल के आएगा बेटा, उस इनवर्स को हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब x के प्लेस पे एक्स वाई जेड लिखेंगे, और a इनवर्स के प्लेस पे a इनवर्स की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है ना, और b के प्लेस पे क्या लिख देंगे बेटा, d1 d2 d3। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या करेंगे हम, a इनवर्स और b का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है बेटा, a इनवर्स और b का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, x को और a इनवर्स b को हम कंपेयर कर देंगे। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस के अंदर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर है बेटा। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, सॉल्व द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 5। इसके अंदर 3 अननोन है, इसके अंदर क्या है बेटा, 3 अननोन है x बाई z, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ गई। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मैट्रिक्स डिजाइन कर लेते हैं। तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, a इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन जो दे रखी है इसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट को लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ 1 होगा तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, वाई का कॉफिशिएंट -1 होगा तो यहाँ -1 लिख दिया, और जेड का कॉफिशिएंट क्या होगा 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया बेटा। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से सेकेंड रो को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड रो क्या दे रखी है, 4 2 -1, 4 2 -1, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है, उसके कॉफिशिएंट को हम लिख देंगे बेटा, एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट को क्या क्या है, -1 3 +1, -1 3 +1। तो देखिए ए इनवर्स निकालने का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके माइनर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए माइनर्स क्या होंगे इसके बेटा, माइनर्स, तो माइनर्स हम निकाल लेते हैं यहाँ पर बेटा, C11, C11 कितना आएगा बेटा, अगर हम C11 की वैल्यू निकालें तो इस 1 को लेकर के निकालेंगे तो 2 1 जा 2, और ये +3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, दैट इज 5। और C12 अगर हम फाइंड आउट करें तो C12 क्या आ जाएगा, ये वाला कॉलम, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को रिमूव करेंगे तो 4 1 जा 4, और -1, 4 -1 दैट इज 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। C13 निकालेंगे तो C13 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, C13 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। बात समझ में आ गई। इसको जब हम डिलीट करेंगे बेटा तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12, और ये प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 14। ये कितना आ गया बेटा, हमें C13 मिल गया। कितना मिल गया, ये C13। क्लियर है। उसके बाद देखिए बेटा C21, C21 यहाँ पर निकाल लेते हैं।
C21 कितना आएगा बेटा? जब यहाँ पर हम C21 निकालेंगे तो ये वाला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जब हटेगा तो -1 +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 3 जा 9, माइनस का 9 आ जाएगा, तो ये टोटल हमें कितना मिल जाएगा? -10। तो C21 कितना मिल गया बेटा? -10। क्लियर है? इसी तरीके से C22 निकालेंगे। C22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इस देखिए जब C22 निकालेंगे तो देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 × 1, और ये -1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और माइनस एक बीच में होता है तो ये +3 आ जाएगा बेटा। तो ये फाइनली हमें 4 मिल जाएगा। अब C23 निकाल लेते हैं बेटा। तो C23 की वैल्यू कितनी आएगी? C23 निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम हटा देंगे, 3 1 जा 3, -1 दैट इज +2 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए बेटा C31, जब C31 निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम रिमूव कर देंगे तो माइनस माइनस ये +1 आ जाएगा, और ये 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा? 6, तो ये -5। और C32 कितना आ जाएगा? ये कॉलम और ये रो रिमूव कर देंगे तो ये -1, और 4 3 जा 12, -13। और C33 जब फाइंड आउट करेंगे बेटा तो C33 की वैल्यू क्या आ जाएगी? C33 ये वाला थर्ड रो फर्स्ट थर्ड कॉलम रिमूव कर देंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम रिमूव करेंगे तो ये आएगा 2 1 जा 2, और +4 आ जाएगा बेटा 6, कितना आ जाएगा? ये 6। तो ये हमने क्या निकाल लिया? माइनर्स फाइंड आउट कर लिए। इस हमने क्या किया? 3 × 3 के माइनर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब माइनर्स निकालने के बाद हम इसके निकालेंगे कोफैक्टर। बात समझ में आ गई बेटा? तो कोफैक्टर यहाँ पर लिख लेते हैं। कोफैक्टर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। तो A11 देखिए बेटा C11 और A11 सेम होगा, दैट इज 5, और A12 और C12 में साइन चेंज हो जाएगा -3, और A13 C13 एज इट इज रहेगा 14। क्लियर है बेटा? और A21 और C21 में साइन चेंज हो जाएगा, तो C21 कितना है बेटा? -10, तो ये +10 हो जाएगा, और C22 और A22 एज इट इज रहेगा 4, और A23 और C23 कितना आ जाएगा? साइन चेंज +2 है तो ये -2 आ जाएगा। A31 इवन है, नो चेंज, -5 रहेगा। A32 साइन चेंज हो जाएगा, 13 आ जाएगा बेटा, और A33 नो चेंज, 16 रहेगा। तो अगर हम बात करें कोफैक्टर ऑफ A, कोफैक्टर ऑफ A की बात करें बेटा, तो कोफैक्टर A में हम क्या करेंगे? 3 × 3 का एक मैट्रिक्स डिजाइन कर देंगे, ठीक है ना, कोफैक्टर की फॉर्मेट में। ये प्रोसीजर बताया था, तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा 5 -3 14, ये फर्स्ट रो आ गई। 10 4 -2, 10 4 -2, -5 13, -5 13, और ये 6, ये कोफैक्टर ऑफ A आ गया। अब हम निकालेंगे बेटा यहाँ पर एडजॉइंट, ठीक है बेटा? तो एडजॉइंट की वैल्यू बेटा कल मैंने आपको बताई थी, एडजॉइंट का मतलब होता है कोफैक्टर A का ट्रांसपोज, ठीक है ना? तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर आ जाएगा? कोफैक्टर ऑफ A का होल ट्रांसपोज। बात समझ में आ गई बेटा? एक बार चेक कर लीजिए, कोफैक्टर A का होल ट्रांसपोज। क्लियर है बेटा? ये फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए बेटा कोफैक्टर A का होल ट्रांसपोज की अगर हम बात करें तो रो को हम कॉलम में बदल देते हैं। 5 -3 5 -3 14 10 4 -2
-5 13 6, ये एडजॉइंट आ गया बेटा। ये क्या आ गया बेटा, ये एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। बट मैंने आपको क्या बताया था बेटा, एडजॉइंट जो है उसका हम यूज करके हम इनवर्स निकालेंगे बेटा। तो इनवर्स किसके इक्वल होता है बेटा, इनवर्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, इनवर्स जो होगा हमारा ए इनवर्स इक्वल टू कितना होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम नेक्स्ट पेज का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज का यूज कर लेते हैं। लिख लो इसको बेटा, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। ठीक है, कर लिया नोट, चलिए अब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एक पेज ऐड करते हैं इसमें बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए कॉस्ट तो क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं बेटा, मैट्रिक्स क्या दी हुई है उसके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, 1 -1 3 है ना, ये दिया हुआ है बेटा, 1 -1 3 1 -1 3 और 4 2 -1 4 2 -1 -1 3 1 -1 3 1, ठीक है बेटा। ये हमारी 3 × 3 की मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आएगा, 1 इंटू, क्योंकि यहाँ C11 निकाल लेते हैं, C11 कितना है 5 है, या 5 लिख देते हैं, +1 आ जाएगा यहाँ पर, और C12 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, +3, C13 कितना आएगा 14, तो ये आ जाएगा आपका 5 3 42, 8 + 42 50 आ जाएगा बेटा। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई, 50 आ गई। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है बेटा उसके फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो के एलिमेंट को हम लिख लेते हैं, है ना, एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, एडजॉइंट ए ये 1/50, क्लियर है बेटा। देखिए 5 10 -5 5 10 -5, ये लिख लेते हैं 5 10 -5, ये फर्स्ट रो है। सेकंड रो है आपका -3 4 13 -3 4 13, और थर्ड रो है 12 सॉरी 14 -2 6 14 -2 6 -2 है बेटा और 6 है। अब देखो बेटा यहाँ पर ये ए इनवर्स आ गया, यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो टर्म होगा वो क्या होगा, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये बताया था मैंने आपको, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो x यहाँ पर कितना है बेटा, x y z को लिख लेते हैं, x y z, क्लियर है बेटा। और ए इनवर्स कितना है यहाँ पर 1/50, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, 1/50 5 10 -5 -3 4 13 14 -2 6, और यहाँ पर देखिए b की जो वैल्यू है
505, देख लो बेटा यहाँ पर 505, ये किसकी वैल्यू है बेटा, बी की वैल्यू 505, 505। अब देखिए ये पहली वाली जो मैट्रिक्स है ए इनवर्स, इसका जो ऑर्डर है वो है 3x3, क्लियर है बेटा। और ये जो सेकेंड वाली बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3x1, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी 3x1 होगा। बात समझ में आ गई बेटा। तो हम पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे करस्पॉन्डिंग। तो 5 5 जा 25, 10 0, ये तो 0 ही हो जाएगा बेटा, और ये माइनस का 25। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3, 5 को करेंगे -15, ये 0 हो जाएगा, और ये 65। उसके बाद 70, 0, 30, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/50। इसको ऐड कर लेते हैं, 25 माइनस, ये तो 0 आ जाएगा बेटा, और ये 65 माइनस 15, 50 बचेगा, और ये 100। अब बेटा यहाँ पर 1/50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमें 0 मिल जाएगा, और ये 50/50 1 हो जाएगा, और 100/50 2 आ जाएगा, और ये XYZ। तो देखिए ये जो XYZ है इसका जो ऑर्डर है वो है 3x1, और जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिली है इसका ऑर्डर भी कितना है बेटा 3x1। तो दो सिमिलर मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। दो इक्वल ऑर्डर की मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो यहाँ पर x आ जाएगा बेटा 0 के इक्वल, और y बराबर +1 आ जाएगा बेटा, और z इक्वल्स टू +2। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये है सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस, सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, इसको अगर हमें चेक करना है कि हमारा जो आंसर है बेटा वो सही है या गलत है ना, उसको हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो XYZ है इसकी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। अगर ये सेटिस्फाइड करेगा तभी हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखो इक्वेशन हम देख लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन। जैसे हमारे पास इक्वेशन है x - y + 3z, x - y + 3z, या चेक कर लेते हैं बेटा, x - 3y प्लस x - y - 3z, एक बार चेक करते हैं, x - y + 3z, -3z, और ये किसके इक्वल है बेटा, ये 5 के इक्वल दिया हुआ है। x - y + 3z किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है ना, 5। हम चेक कर लेते हैं क्या ये 5 के इक्वल आएगा। तो देखो x कितना है 0, LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो x 0 है, y कितना है 1, -1, और +3 × 2, तो -1 + 6 कितना आ जाएगा 5 आ गया बेटा RHS। इसका मतलब क्या है बेटा, हमारा ये जो आंसर है ये करेक्ट है। ये आंसर क्या है हमारा बेटा, करेक्ट है। बात समझ में आ गई, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी इक्वेशंस को बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड हम उसमें यूज कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से जो भी हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। बात समझ में आ गई। चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा। क्लियर है। तो देखिए आज हमने हमारा जो डिस्कशन था वो फर्स्ट मेथड हमने डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है
वो है आपका इन्वर्स का यूज़ करना, ठीक है ना। अगर इन्वर्स आपका क्लियर है, ठीक है ना, तो आप प्रॉपर तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अगर इन्वर्स आपका गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर 3 इक्वेशन दे रखी हैं तो तीनों इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उससे एक मैट्रिक्स डिज़ाइन करेंगे। अगर 3 अननोन है तो 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, और अगर 2 अननोन है तो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। बात समझ में आ गई बेटा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, अननोन लिख देंगे। अगर 2 अननोन है तो 2 लिख देंगे, 3 अननोन है तो 3 अननोन लिख देंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद डी किसके बराबर, बी किसके बराबर होगा, कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा। देखिए अब जो भी मैंने डिस्कशन किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, जो भी डिस्कशन किया है बहुत बेसिक से लेकर के हाई तक का डिस्कशन किया, ठीक है। अभी हम इसमें 1-2 लेक्चर के बाद MCQs का डिस्कशन करेंगे, है ना। डिफरेंट टाइप के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसके बाद PYQ का डिस्कशन होगा। तो सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे आपको फोकस करना है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हैं, चाहे वो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इन्वर्स की प्रॉपर्टी हो, अगर प्रॉपर्टीज़ पे आपका कमांड है तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा। तो जो भी हमारे लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को आप प्रॉपर तरीके से देखिए। इस प्लेलिस्ट को जितना हो सके बार बार रिपीट करके देखिए, है ना। जितनी बार आप इसको देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतनी ज़्यादा क्लियर होंगे। और बोर्ड एग्जाम्स बेटा आने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स में आप जो भी आपका NCERT है या फिर आपने जो भी रेफरेंस बुक यूज़ करी हो, चाहे वो RD शर्मा हो या RS अग्रवाल हो, ठीक है ना, उनको क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। और PYQs जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं बोर्ड के, उन पे फोकस कीजिए। कम से कम आप 3 से 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए। बात समझ में आ गई बेटा। क्योंकि उन क्वेश्चंस को आप जितनी अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपको एक पैटर्न का भी पूरा आइडिया हो जाएगा कि इसका एक्चुअल में पैटर्न क्या है, किस पैटर्न के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है बेटा। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल, ठीक है ना। बहुत अच्छा ये रूल है, और इस क्रैमर्स रूल्स का यूज़ करते हुए बेटा कई सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना, नो सॉल्यूशंस। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रैमर्स रूल, ठीक है ना, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।